नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और ये असेसमेंट वर्कशीट आपके प्री बोर्ड एग्जाम, आपके टर्म 1 एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आपको वर्कशीट नंबर जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 है, 1 से लेकर के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 सभी को अच्छे से रिवाइज करना है। इसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको असेसमेंट वर्कशीट की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको सीरियल वाइज सभी वर्कशीट मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की। ओके, तो यहां पर आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 ये, उसके 5 मिनट्स के बाद मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 दूंगा और उसके लगभग 10 मिनट्स के बाद आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 मिल जाएगी। यानी कि तीनों वर्कशीट आपको आज ही मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर पाओ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस को आपको क्विज की तरह लेना है। तो जैसे मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, आपके साथ ऑप्शन शेयर करता हूं, विकल्प शेयर करता हूं, तो आपको गैस करना है कि आपका राइट आंसर क्या है। उसके बाद स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 को। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि आपको पता है ना, जो घूम घूम के की जाती है उसको झूम कृषि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं वो स्थान बदल बदल के अपनी कृषि करते हैं, यानी कि इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये आमतौर पे आदिवासी लोग करते हैं, जो जंगलों में वनों में रहते हैं, तो एक स्थान पे कृषि करते हैं। उसके बाद वो 3 से 5 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक, दूसरे स्थान पे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो कृषि में खाद बीज या खाद की बात करें, जैसे रासायनिक खाद है या ऐसे कुछ भी यूज नहीं करते। ओके, इसलिए वो भूमि है धीरे धीरे कम उपजाऊ हो जाती है। कम उपजाऊ होती है तो 3 से 5 वर्षों के बाद वो नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर तीसरी जगह पे जाते हैं। ऐसे वो घूम घूम के कृषि करते हैं, इसलिए इसको झूम कृषि या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे 4 हमें विकल्प दिए गए। पहला है बेवर, वैसे बेबर नहीं होना चाहिए, बेवर होना चाहिए। ठीक, बेवर। दूसरा क्रुआ, तीसरा वलरे और चौथा खिल। तो इसमें सही आपका विकल्प रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ए, बेवर के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को मध्य प्रदेश में। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बी को देखिए, किस फसल का उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में होता है। यानी कि खाद्यान्न के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है, दूसरा पशुओं के लिए चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें 4 हमारे विकल्प रहेंगे। पहला है अरहर, भाई ये तो एक दाल होती है, सबको पता है। दूसरा मक्का, तीसरा चावल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मक्का। मक्का एक चारे की फसल भी है और खाद्यान्न की फसल भी है। आपने मक्के की रोटी जरूर खाई होगी, बहुत टेस्टी लगती है। ओके, सरसों के साग के साथ विशेष तौर पे। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या हो गया? हमारा डिफेंस हो गया। ओके, सुरक्षा हो गया। ठीक, तो प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस सरकार के पास होती है। ओके, जैसे हमने किया ना, आपके संघवाद चैप्टर है उसमें हमने किया है कि सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है उसको संविधान के द्वारा 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। उसके बाद चौथी सूची भी आ जाती है, वो अवशेष सूची। तो हमें बताना है कि ये किसके पास है, प्रतिरक्षा कौन सी सूची में, तो उससे आप आइडिया लगा पाओगे। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए, केंद्र सरकार। ये जो विषय है डिफेंस का, वो संघ सूची में आता है। संघ सूची में वो सभी विषय आते हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार की होगी ना, केंद्र सरकार की होगी। तो इसलिए इसके ऊपर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक, उसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, शाकाहारी प्रोटीन, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइंस में भी आपने पढ़ा है कि प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है शाकाहारी भोजन की बात की जाए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए, पहला विकल्प है चावल, दूसरा दाल, तीसरा बाजरा, चौथा गेहूं और इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दाल, बी। ठीक, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, 5वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है। ठीक, जायद क्या है? 3 ऋतुएं होती है, रबी, जायद और खरीफ। 3 फसल की ऋतु है हमारे देश में। ठीक, खरीफ की ऋतु है जो ग्रीष्म ऋतु होती है, रबी की ऋतु है जो शीत ऋतु होती है, और जो रबी की ऋतु और खरीफ ऋतु उसके बीच में एक छोटी सी ऋतु आती है 2 महीने की, जायद की।
ठीक, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है जो जायद ऋतु की फसल है। ठीक, तो इसमें पहला विकल्प दिया गया तरबूज, दूसरा है जौ, तीसरा है गेहूं और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा तरबूज। यानी ये 2 महीने की जो छोटी सी ऋतु होती है, इसमें मुख्य तौर पे जैसे साग सब्जियां होगी, चारे वाली फसलें होगी, तरबूज हो गया, मिर्च हो गया, खरबूजा हो गया, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्लियर, तो इसमें आपका तरबूज सही आंसर रहेगा। सिक्स्थ, छठा प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला 1956, दूसरा 1960, तीसरा 1957 1957 और चौथा 1965 1965। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1956। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया गया था। ये जो आयोग क्या था कि इसने सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। ठीक, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। और हमारे देश में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था और इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था 1956 में, 1956 में। ठीक, तो ये हो गए आपका सिक्स्थ, छठा प्रश्न। अब एक बार फिर से देख लीजिए 1 to 6 के आंसर्स आपको टैली करवा देता हूं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, बेवर। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, मक्का। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, केंद्र सरकार। जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, दाल। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, तरबूज। जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, 1956 1956। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिएंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ठीक, यहाँ पर हमें 2 वक्तव्य दिए गए। ठीक, 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक में कथन है और दूसरे में कारण दिया गया। हमें दोनों को पढ़ना है और उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प क्या रहेगा कि अगर दोनों, ए तब चुनेंगे अगर ए और जो आर है यानी कि कथन और कारण दोनों सही हो और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करते हो तो हम ए चुनेंगे। ठीक, बी चुनेंगे कि दोनों सही तो हो लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन ना करता हो, तब लेंगे। और सी चुनेंगे अगर केवल ए सही हो और डी चुनेंगे अगर केवल आर सही हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 10 को। 7वां हमारा प्रश्न है, भारत में संघवाद है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये सही है या गलत है, बाद में देखेंगे कि ये करेक्ट है यानी कि एक्सप्लेन करा कि नहीं करा। भारत में संघवाद है ना, तो ये सही है। दूसरा है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, भारत में संघवाद है, उसी को एक्सप्लेन किया गया कि भारत में संघवाद इसलिए क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जब शक्तियां हैं वो एक से ज्यादा सरकार के साथ शेयर की जाती है, जैसे केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार या राज्य सरकार से स्थानीय सरकार में शेयर किया जाता है, यही संघवाद होता है। ठीक, तो ये यानी कि ए को एक्सप्लेन भी करा, करेक्ट व्याख्या भी करा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। दूसरे को देखिए, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के जब स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये तो है, करेक्ट है। दूसरा, 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पे विकेंद्रीकरण को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि विकेंद्रीकरण है कैसे, क्या है। ओके, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था कि विकेंद्रीकरण है मतलब क्या है, कौन सी सरकार के पास शक्तियां गई हैं। ठीक, तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये दोनों करेक्ट तो है, लेकिन ये जो आर है वो ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी एक ही। तो यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रहेगा? बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो 9th आपका क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और चाय की कृषि मुख्यतः असम में की जाती है। अब देखिए, चाय को एक्सप्लेन किया गया और उसको फिर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया कि चाय एक रोपण कृषि है और ये मुख्य तौर पर असम में की जाती है। तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक, तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आर और ए दोनों सही है और आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद 10th को देखिए, चावल एक खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। और चावल की कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यानी कि उसको एक्सप्लेन कर दिया कि खरीफ की फसल होती है और इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा बारिश होगी, वहीं पर कृषि की जाती है। तो ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करा है, तो इसमें भी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7th में आपका ए रहेगा। ठीक, जो 8th है उसमें आपका बी रहेगा, 9th में ए रहेगा और 10th में आपका ए रहेगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जितने भी चैप्टर्स है क्लास 10th सोशल साइंस के टर्म 1 के, सभी चैप्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है,
प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच या फिर क्लास 10 सोशल साइंस की MCQ सीरीज, दोनों ही देख सकते हो। दोनों में आपको मिल जाएंगे डिटेल चैप्टर्स, दोनों में मिल जाएंगे आपके MCQs। और अगर आपको सभी असेसमेंट वर्कशीट चाहिए तो इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट मिली हुई है, ठीक। तो आपको वो दे दी गई, तो उसके लिए भी आपको क्लास 10 नहीं असेसमेंट वर्कशीट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप इनको सर्च कर सकते हो, इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।